हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 27 डिस्कस करेंगे, जो कि 22 जनवरी यानी फ्राइडे की वर्कशीट है और यह क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए है। तो आज की वर्कशीट का जो सब्जेक्ट है वो है सोशल साइंस। तो ये वाली वर्कशीट इंग्लिश मीडियम में है। ये वर्कशीट की हिंदी मीडियम आपको इसी वीडियो में ये वर्कशीट हिंदी मीडियम में भी मिल जाएगी। तो पहले मैं इस वीडियो में इंग्लिश मीडियम वाली वर्कशीट डिस्कस करूंगी और उसको करने के बाद फिर मैं हिंदी मीडियम वाली वर्कशीट भी डिस्कस करूंगी। तो अगर आपको हिंदी वाली वीडियो देखनी है तो वीडियो को आप पूरी देखें। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस चैनल पे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वर्कशीट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है और इसके साथ ही क्लास 6 और क्लास 8 की भी वर्कशीट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे मुगल एम्पायर के बारे में। Akbar's revenue minister Todarmal carried out a careful survey of crop yields, prices and areas cultivated for 10-year period 1570 to 1580। तो अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर कौन थे? तोदरमल थे और उन्होंने एक सर्वे कंडक्ट किया था कि वो 10 साल के बीच में की क्रॉप की क्या, फसलों की क्या यील्ड थी, यानी कितने फसल हुए, क्या उसका दाम मिला और कितने एरियाज में ये फसल फैले हुए थे। On the basis of this data, tax was fixed on each crop in cash। और इस डेटा के बेसिस पे ही हर एक फसल पे टैक्स फिक्स किया जाता था, यानी कि ऋण फिक्स किया जाता था। Each province was divided into revenue circles with its own schedule of revenue rates for individual crops। This revenue system was known as जब्त। तो हर एक प्रोविंस में क्या होता था, हर एक प्रोविंस को रेवेन्यू सर्कल्स में डिवाइड किया जाता था जिसके अपने रेवेन्यू रेट्स होते थे किसी किसी क्रॉप्स के लिए और इस सिस्टम को कहते थे जब्त। जब्त सिस्टम वाज प्रेवलेंट इन दोज एरियाज वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स कुड सर्वे द लैंड and keep very careful accounts। This was not possible in provinces such as Gujarat and Bengal। और ये सिस्टम जो है वो उसी एरियाज में चलता था जहाँ पे मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स जो थे, जो मुगल एम्पायर के जो लोग थे, वो उस लैंड का सर्वे कर सके और उसके जो अकाउंटिंग थी, उसका जो लेखा जोखा था उस पे नजर रख सके। और बड़े बड़े जो प्रोविंस है जैसे कि गुजरात और बंगाल, इन जगहों पे ये सिस्टम पॉसिबल नहीं था। The main source of income available to Mughal rulers was tax on the produce of peasantry। ये peasantry पे जो टैक्स था वो उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम था मुगल का। In most places peasants paid taxes through the rural elites, that is the headman of the local chieftain। तो ज्यादातर जगह पे जो peasants थे यानी जो मजदूर होते हैं वो टैक्स पे करते थे through the rural elites। The Mughals used one term zamindars to describe all the intermediaries whether they were local headmen of villages or powerful। तो जो मुगल्स हैं वो जमींदार टर्म यूज करते थे उन लोगों के लिए जो लोकल, जैसे लोकल जो चीफ होते हैं, जो जिनकी जमीनें होती है और वो लोगों को ब्याज पे जमीनें देते हैं या पैसे देते हैं। तो वो जो लोकल जो हेडमैन थे गाँव में और प्रोविंसेस में, उन्हें मुगल्स लोग जो है वो जमींदार कहते थे। इन सम एरियाज द जमींदार्स एक्सरसाइज्ड अ ग्रेट डील ऑफ पावर। द एक्सप्लॉयटेशन बाय मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स कुड ड्राइव देम टू रिबेलियन। तो बहुत सारे जगहों पे तो जमींदार्स का बहुत बोल वाला था, लेकिन जो मुगल एडमिनिस्ट्रेटर जो थे वो उनको एक्सप्लॉइट भी कर रहे थे बहुत जगहों पे। इसकी वजह से उनमें रिबेलियन की भावना उत्पन्न होने लगी थी। रिबेलियन यानी वो उनके खिलाफ लड़ने को तैयार हो रहे थे। समटाइम्स जमींदार्स एंड पीजेंट्स ऑफ द सेम कास्ट एलीड इन द रिबेलिंग अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी। और कहीं कहीं पे जो कभी कभी क्या होता था, जमींदार और जो मजदूर थे वो दोनों ही साथ मिल करके मुगल अथॉरिटी के खिलाफ आवाज उठाते थे। These peasants revolts challenged the stability of the Mughal Empire from the end of the 17th century। और इस तरीके के जो रिवॉल्ट्स थे, जो संघर्ष उठते थे, जो मूवमेंट्स चलते थे, इनके रिबेलियन मूवमेंट्स, उन्होंने कहीं ना कहीं मुगल एम्पायर को काफी चैलेंज किया था 17th सेंचुरी के एंड आते आते तक। अब क्वेश्चंस देखेंगे। राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट वाज द मेजर सोर्स ऑफ मुगल इनकम? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? द मेन सोर्स ऑफ मुगल of income available to Mughal rulers was tax on the province of peasantry। तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 1। ये लाइन को अब बस आंसर में लिख लेना। नेक्स्ट है व्हाट वाज द रोल ऑफ द जमींदार इन द मुगल एम्पायर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा, गलती से 3 लिख दिया, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। द जमींदार्स रिबेल्ड अगेंस्ट द मुगल्स एंड एक्सरसाइज्ड अ ग्रेट डील ऑफ पावर इन सम एरियाज। ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट वाज द नेम ऑफ द रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ अकबर। तो क्या नाम था अकबर
रेवेन्यू मिनिस्टर वॉज तोदरमल। ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 3। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड जब्त? तो इसका भी आंसर यहाँ पे दिया है। ईच प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इंटू रेवेन्यू सर्कल्स विद इट्स ओन शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट्स, इंडिविजुअल क्रॉप्स, दिस रेवेन्यू सिस्टम वॉज नोन एज जब्त। ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, वेयर वॉज द जब्त सिस्टम मोर प्रेवलेंट? तो कहाँ का प्रेवलेंट था? द जब्त सिस्टम वॉज प्रेवलेंट इन दोज एरियाज वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स कुड सर्वे द लैंड एंड कीप वेरी केयरफुल अकाउंट्स। ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 5। तो ये सारे आंसर्स आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना, मैंने मार्क कर दिया वर्कशीट में ही। और क्वेश्चन 2 का जो आंसर है, आंसर नंबर 2, वो यहाँ पे मैंने अलग से आपको लिख के दे दिया है, ये आप कॉपी कर सकते हैं। चलिए अब हिंदी वाली वर्कशीट देख लेते हैं इसी की। मुगल साम्राज्य, अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से 1580 की काल विधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। यानी जो फसल होती थी इन 10 सालों के बीच में, वो रेवेन्यू मिनिस्टर थे अकबर के, उन्होंने सारा सर्वे किया था कि कितनी क्रॉप्स हो रही हैं, कितनी फसल हो रही है, उसकी क्या कीमत लग रही है, कृषि के लिए कितनी जमीन को यूज किया जा रहा है। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया गया और इसी सर्वे के आधार पर जो फसलों का जो कर था वो तय किया गया था। प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर से अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। तो ये होता था जब्त सिस्टम। जब्त व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसे निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं था। तो ये व्यवस्था जो जब्त व्यवस्था है वो कहाँ कहाँ प्रचलित थी? जहाँ पे मुगल के जो प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो निरीक्षण कर सके भूमि का कि कितनी भूमि दी गई है और उनका हिसाब भी अच्छे से रख सके। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। तो ये था उनके आमदनी का मुख्य स्रोत। जो किसान जो थे वो जो उपजाते थे, जो फसल उपजाते थे, उससे मिलने वाला जो उपज था वो उनका मुख्य आमदनी का स्रोत था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। इनके माध्यम से देते थे कर यानी राजस्व। समस्त मध्यस्थों के लिए चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। तो जो ग्राम के जो मुखिया होते थे या फिर जो शक्तिशाली जो सरदार थे यानी कि जो जिनके पास पैसा था, पावर था, उनके लिए जो मुगल्स हैं वो जमींदार शब्द का प्रयोग करते थे। शाहजहां के राजकाल का एक लघु चित्र जिसमें उसके पिता के समय के भ्रष्टाचार के बारे में दिखाया गया है। तो ये शाहजहां के समय का एक छोटा सा चित्र है जिसमें दिखाया गया है कि उनके पिता ने कितना भ्रष्टाचार किया था अपने समय में। ये चित्र के माध्यम से ये दिखाया जा रहा है। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि वे मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। तो कुछ क्षेत्र के जो जमींदार थे वो बहुत शक्तिशाली थे, इतने थे कि अगर मुगल प्रशासन के अधिकारी अगर उनपे शोषण करते, उनका एक्सप्लॉयटेशन करते, तो वे उनके खिलाफ विद्रोह भी कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। तो जैसे जैसे 17वीं शताब्दी का अंत आने लगा था, उसी समय क्या हो रहा था, किसान के जो विद्रोह थे वो बढ़ते जा रहे थे और उन्होंने मुगल एम्पायर का जो वर्चस्व था, जो उनका स्थायित्व था, उसे चुनौती वो दे रहे थे। तो चलिए अब हम प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन क्या था? मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 1। जो पहले प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा आपका ये। अगला है, मुगल साम्राज्य में जमींदार की क्या भूमिका थी? तो इसका आंसर यहाँ पे है, जमींदार किसानों को से राजस्व लेते थे और एकत्रित किए गए राजस्व को जमींदार सरकारी खजाने में जमा करते थे। तो ये हो गया आंसर नंबर 2। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, अकबर के राजस्व मंत्री का क्या नाम था? ये तो आप यहीं से लिख लोगे। अकबर के राजस्व मंत्री का नाम था टोडरमल। ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 2। ये था आपका आंसर नंबर 1 यहाँ पे। उत्तर नंबर 2 मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ये हो गया आपका आंसर नंबर 3 टोडरमल। क्वेश्चन 4 है, जब्त शब्द से आप क्या समझते हैं? यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा आंसर यहाँ पे, प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। ये हो गया आपका आंसर नंबर 4। अगला है, जब्त व्यवस्था कहाँ अधिक प्रचलित थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे जब्त व्यवस्था उन स्थानों में प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी
भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ये हो जाएगा आपका अंतिम आंसर नंबर 5। तो बस ये थी आपकी आज की वर्कशीट। ये वर्कशीट आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही आपके इस वर्कशीट से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अगर आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो जाते जाते लाइक बटन को जरूर दबाएं, और साथ ही इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।